my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैटलिस्ट के बारे में। इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं बेटा, अब सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कैटलिस्ट। देखिए बेटा, कैटलिस्ट के बारे में पहले ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात, जो कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन कि आपका, देखिए आपका सपोज आपका जो रिएक्टेंट है उससे क्या बनाना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या काम करेगा, बस कैटलिस्ट एक सिंपल सी चीज करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करता है, बस हेल्प करता है, ठीक है। ना ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही उसकी कॉम्पोजिशन पर कोई भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट in the chemical reaction, it just affects the rate of reaction. It can be the effect can be positive or it can be negative. Clear? तो हम लिख देते हैं it doesn't participate in the chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें केमिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बेटा, वो सिर्फ हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसकी जो कंपोजिशन है उस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं आता। इट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जितना कैटलिस्ट आप जो पहले डालते हो उतना ही आपको लास्ट में मिल भी जाता है। इट इज जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में कितनी सारी एल्डोल रिएक्शन है। मान लीजिए जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, वो H- अटैक करने आ गया, H+ अटैक करने आ गया, तो आपने देखा होगा लास्ट में वो आपको वापस भी मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ, अब समझिए बिल्कुल उसी तरह से ये आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, ठीक है। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करने में सिर्फ हेल्प करेगा, दैट्स इट। उसकी क्वांटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। और जो कैटलिस्ट की क्वांटिटी हम लेते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी बेटा बहुत बड़ी रिएक्शन को, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकती है, ठीक है। अब आगे देखो, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इट कैन बी पॉजिटिव का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना, नेगेटिव का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कम होना। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है तुमको, जैसे हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस में जो आयरन होता है Fe जो हम डालते हैं, तो वो क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि जो मेरा अमोनिया है वो जल्दी बनेगा। क्लियर? जल्दी बनेगा, ओके। अब ये नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है बेटा, देखिए जब क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन है, किया नहीं जाता, क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन है जब वो होता है, उसको रोकने के लिए आपने पढ़ा होगा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर पढ़ते हैं बेटा आप, जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए हम उसमें इथेनॉल मिलाकर रखते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फॉस्जीन एक जहरीली गैस होती है, वो बन जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो उसीलिए उसको कम करने के लिए कि फॉस्जीन ना बने, इसीलिए हम क्या डालते हैं उसमें, इथेनॉल डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम करके हमारा फायदा नहीं होगा, ठीक है। और जहां फायदा होगा हम वैसे ही कैटलिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं बेटा, कैटलिस्ट के ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, कुछ पॉइंट अपने केमिकल काइनेटिक्स से भी उठा लेते हैं। जैसे कि आपने वहां पढ़ा होगा कि इट ऑल्टर्स द पाथ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जो कैटलिस्ट होता है, इट अल्टर्स द पाथ ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का पाथ है ये उसको क्या कर देता है बेटा, वेरी गुड, चेंज कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर? ये पार्ट हम अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स में कवर कर चुके हैं। अब आगे आते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब
यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगी, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। बताइए ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, पढ़ाया हुआ है? ऑटो कैटलिस्ट होता है कि मान लीजिए आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट में से ही कोई अपने आप ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। कि हमने बाहर से कुछ नहीं डाला, कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इटसेल्फ इन द रिएक्शन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑटो कैटालिसिस। ओके, एग्जाम्पल में देती हूँ आपको याद होगा कि हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस खूब कराया है केमिकल काइनेटिक्स में, तो करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। जब बेटा हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर आप H+ मीडियम रखते हैं, रिमेम्बर? आप देखिए जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा CH3COOH प्लस C2H5OH में। ओके, तो ये वाला जो है बेटा, दिस एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट, यह रिएक्शन में खुद ही कैटलिस्ट का काम कर लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑटो कैटालिसिस एंड दैट वुड बी नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा कैटालिसिस होगा, ठीक है, कैटालिसिस जो हमारा ये कैटालिसिस होगा, देखिए इसमें हमारे दो तरह की और चीजें आती हैं, एक होता है पॉइजन, एक होता है प्रमोटर। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, प्रमोटर एंड पॉइजन, पॉइजन्स, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। देखिए ये क्या है, प्रमोटर क्या करेगा बेटा, कि प्रमोटर भी देखो, कैटलिस्ट क्या था, जो रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा दे, जो रिएक्शन को फास्ट होने में मदद करे, है ना, वही क्या था, कैटलिस्ट था। अब प्रमोटर क्या काम करेगा कि वो कैटलिस्ट को एक्टिव रखेगा, कैटलिस्ट को एक्टिव रखेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमोटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस, लिख लेना बेटा, पूरा लिख लेना तुम लोग, प्रमोटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता हो, बढ़ाता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, N2 plus 3H2 gives you 2NH3 अमोनिया। यहाँ पर जो मेरा आयरन था, जो मेरा आयरन है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पर ये मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया। तो देखिए जो मेरा ये आयरन होता है बेटा, ये तो होता है मेरा कैटलिस्ट, और इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम, यानी कि इसको एक्टिव रखने का काम होता है। देखो ये पूरी केमिकल रिएक्शन को बढ़िया से एक्टिव रखेगा, और इसको एक्टिव कौन रखेगा बेटा, इसका राज कौन, मॉलिब्डेनम, और मॉलिब्डेनम ही है प्रमोटर। ठीक है, और ये क्या है, कैटलिस्ट। क्लियर? अच्छा देखो, अब क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर ऐसा करता क्या है कि कैटलिस्ट को एक्टिव रख लेता है। देखना बेटा, ध्यान से देखना, इसका बढ़िया से जो तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो तो अगली थ्योरी में मिलेगा, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम्हें। देखो ये जो हमारा ये सॉलिड है, ठीक है, ये हमारा जो आयरन है, आयरन जो सॉलिड होगा, सॉलिड स्टेट में है बेटा, इस पर क्या होगा बेटा कि यहाँ पर ना जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कैटलिस्ट पर, तो वो इसी के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सोचिए कि यहाँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इसी में क्या होगा बेटा, अमोनिया जो होगी वो बन जाएगी। अब वो इन्हीं के पोर्स में भरी हुई है, तो वो जितने भी देखना, ध्यान से देखना, अगर अमोनिया ऑलरेडी इनमें भरी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी भरी हुई है, ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा कि ये इसकी एक्टिविटी तब तक ज्यादा होगी जब तक इसमें साइट्स ज्यादा खाली हैं। ठीक है, जब तक इसकी साइट्स खाली हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा इसके ऊपर, तो प्रमोटर जाके कुछ नहीं करता, प्रमोटर इनको बाहर निकालता है, भागो तुम बन गए ना, भागो यहाँ से भागो, डिसऑर्प्शन करा देता है इनका, भागो, और सबको आने दो भाई, सबको आने दो, ठीक है, जस्ट लाइक लंगर, जल्दी खा लिया ना, जाओ, दूसरों को भी आने दो। ठीक है, बिल्कुल यही काम कर रहा है कौन, प्रमोटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं उनको भगा रहे हैं कि भाग जाओ, और को आने दो भाई एब्जॉर्ब होने, उनको भी प्रोडक्ट बना दो, इनको भी मौका दो प्रोडक्ट में चेंज होने का, तुम वहीं बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा।
तो प्रोमोटर कैसे इंक्रीज कर रहा है बेटा इसकी एक्टिविटी को, रिएक्टेंट पार्टिकल्स को उसके ऊपर से भगाकर। क्लियर? ओके। अच्छा, पॉइजन क्या काम करता है बेटा, ये प्रमोटर का एग्जांपल लिख लेंगे जरूर, यहां से लिख लेंगे। पॉइजन क्या काम करता है कि पॉइजन ऑफ कोर्स जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को पॉइजन क्या काम करेगा बेटा, कम कर देगा। क्लियर? जैसे कि रोसेनमुंड रिडक्शन अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें हम PDVASO4 यूज करते थे। ठीक है, वो जो है बेटा PDVSO4 H2PDVSO4 होता था, रिमेम्बर? तो वो उसमें क्या काम करता है, एज अ पॉइजन काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी को कम कर देगा। क्लियर? इतना पार्ट हटा दूं अब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे बेटा कैटालिसिस, हेडिंग डालेंगे कैटालिसिस। फटाफट कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, ऑलरेडी कर भी चुके हैं और इसमें से जो आना है वो मैं आपको बता ही दूंगी, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे बेटा। आते हैं कैटालिसिस पर। देखिए, जो हमारा कैटालिसिस होगा इसको हम बेसिकली दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑटो कैटालिसिस तो आप पढ़ ही चुके, इसको भी फटाफट से पढ़ डालो, पढ़ तो चुके ही हो, बस एक बार देख लो। देखो, इसको मैंने एक कहा होमोजीनियस, दूसरा कहा बेटा मैंने हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब समझिए होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है, याद आया कुछ केमिकल काइनेटिक्स? याद है तो बता दो फटाफट। होमोजीनियस कैटालिसिस होता था जब आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। यस, और ये होता था बेटा रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। रिमेंबर? यस, यू डू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए इसका बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है बेटा, 2SO2 प्लस O2। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं बेटा, SO3 बनाते हैं, SO3 से फिर H2SO4 बनाते हैं। अब अगर ये सब गैस है यहाँ, अगर यहाँ पर मैंने NO गैस यूज कर ली, ठीक है, तो देखिए बेटा दे आर इन सेम फेज ना, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस आ गया। और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होगा, जब सेम ही एग्जांपल देखिए बेटा, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, इसी में अगर आप प्लैटिनम यूज कर लोगे, प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में होता है, तो आपका SO3 गैस तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बट यहाँ पर जो मेरा कैटालिसिस है वो क्या हो गया है बेटा, डिफरेंट हो गया है। ये सॉलिड है और ये गैस स्टेट में है, यही तो मैंने कहा था RNCRN डिफरेंट फेज। बताइए, क्लियर? गुड। अगर हेबर्स प्रोसेस डालूंगी मैं, तो हेबर्स प्रोसेस में जो आयरन होता है, बताओ दोनों में से किस में डालूं, होमो में कि हेट्रो में? यू आर राइट, हेट्रो में डालेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट उसको हेट्रो में डाल के अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, अब ये जो मैंने आपको पार्ट पढ़ा दिया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, यहां पर मेरे ये डिफरेंट फेज में तो आ गए, जरूर आ गए, सॉलिड और गैस तो डिफरेंट फेज में आ गए। अगर सॉलिड पर गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो सरफेस केमिस्ट्री आ गई भाई, तभी तो आप इसको पढ़ रहे हो इसमें सरफेस केमिस्ट्री में। अब समझे सरफेस केमिस्ट्री में क्यों डाला है। तो अब एक बात और सोचो बेटा, जब सॉलिड पर गैस एब्जॉर्ब होगी तो कैटालिसिस होगा कैसे। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी आई जिसको हमने कहा एड्सॉर्प्शन
एडसॉर्प्शन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी लिख देते हैं। इसको हटा दूं? ठीक है, इसको हटा के ना फिर करते हैं। हेडिंग डालेंगे अब बेटा एडसॉर्प्शन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी लिख लो, या फिर एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस लिखो। एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, अब ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करेगी कि यहां पर जो रिएक्शन हुई होगी वो किस तरीके से हुई होगी, एंड दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, लिखते हैं एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ heterogeneous let me change the marker heterogeneous catalysis। कभी कभी ना मैं करती हूँ बेटा, दिक्कत ही है मेरे साथ। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ठीक है, मतलब ये ऐसे स्पेलिंग्स दोबारा लिख के करना। ठीक है, ओके। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया, मैंने ई एक्स्ट्रा लगाया हुआ है इसमें, हटा दो। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अच्छा अब देखो बेटा, और ठीक से ही लिख देती हूँ इसको। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन थ्योरी हम देख रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए। होमो के लिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि गैस कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, रिमेंबर नहीं, अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं ना कोलॉइडल, सॉरी। चल आगे आते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब कि जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज इन सॉलिड फेज। ठीक है, तो हमारा जो कैटलिस्ट होगा, जो हमारा कैटलिस्ट है वो किस में है बेटा? सॉलिड फेज में है। ठीक है, और यहां से जो मेरा स्टेप 1 होगा, जो मेरा स्टेप 1 है वो आपको पता है क्या होगा? एडसॉर्प्शन होगा। एडसॉर्प्शन होगा, ठीक है, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सॉलिड कैटलिस्ट। अच्छा देखो बेटा, ये फर्स्ट स्टेप ही क्यों हो पाया? पहला स्टेप ही क्यों शुरू हो पाया? क्यों भाई? कैटलिस्ट में ऐसा क्या रखा होता है? देखो बेटा, कैटलिस्ट आर वेरी फेमस दैट दे हैव अनयूटिलाइज्ड फ्री वैलेंसीज, कि उनके पास बहुत सारी फ्री वैलेंसीज हैं। अब फ्री वैलेंसीज से होगा क्या कि फ्री वैलेंसीज जब ज्यादा होंगी, मान लीजिए मेरे हाथ ज्यादा होते, ठीक है, मेरे कम से कम 6 हाथ होते, ठीक है, तो मैं ज्यादा सामान पकड़ सकती हूँ ना, है ना। अभी ये वाला हाथ ऑक्यूपाइड है, अभी इससे पकड़ सकते हो सिर्फ, ठीक है। सो आई जस्ट हैव अ फ्री वैलेंसी, एक ही तो फ्री वैलेंसी हुई मेरी, है ना, और ज्यादा हाथ होते तो ज्यादा फ्री वैलेंसी होती। बिल्कुल इसी तरह से जितने कैटलिस्ट की जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी वो उतना ज्यादा क्या कर सकता है बेटा? अपने ऊपर एडसॉर्ब करा सकता है, वो उतना ज्यादा एक्टिव होगा, उतनी ज्यादा उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो? कैटालिसिस कितनी तेजी से चलेगा, क्लियर? तो कैटालिसिस उतनी तेजी से चलेगा जितना उसके ऊपर अनयूटिलाइज्ड फ्री वैलेंसीज होंगी। तो देखिए बेटा, अब ये फर्स्ट स्टेप ये मैं हटा रही हूं, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाना है। देखिए, ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ये मेरा कैटलिस्ट है, और ये मैंने इसकी चारों तरफ ये क्या बना दी? हाँ जल्दी बताओ, फ्री वैलेंसीज मैंने इसके चारों तरफ बना दी, ठीक है। अब ये है मेरा सॉलिड, और कौन है बेटा? कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट, और ये क्या है मेरी उसकी फ्री वैलेंसी, ठीक है। अब अगर फ्री वैलेंसी है तो कोई ना कोई आके इस पे चिपकेगा जरूर भाई, फ्री का तो कोई कुछ भी नहीं छोड़ता, तो फ्री वैलेंसी है तो इसके ऊपर कोई ना कोई आके चिपकेगा जरूर। चिपकेगा कौन? हमारा रिएक्टेंट, जिसको किस में जाना है, उसकी जर्नी है रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक की। तो होगा क्या? ये इसके ऊपर आकर चिपकेगा कैसे? देखिएगा बेटा ध्यान से, बहुत ही इजी है, और पेपर में आएगी तो यही डायग्राम बना देना, 2-4 लाइन लिख देना, ठीक है। 2-4 लाइन क्या जो बता रही हूँ उसी को एक्सप्लेन कर देना, यू विल गेट योर मार्क्स, है ना, नंबर मिल जाएंगे। अब देखिएगा बेटा, ये जो है, जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा? यहाँ आकर एडसॉर्ब हो जाएगा,
ठीक है, एक पर हो गया A एडजॉर्ब, एक पर हो गया B एडजॉर्ब। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप मेरा हो गया, ये था क्या, लिख देते हैं यहां पर एडजॉर्प्शन। क्या लिख दोगे? स्टेप 1 इज एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल ऑन द फ्री वैलेंसीज on the unutilized free valencies of the catalyst। ये उस पर क्या हो गया, जाकर जनाब जाकर बैठ गए हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, अगर ये जनाब जाकर बैठ गए हैं तो अब ये भी तो होगा कि कुछ टाइम बाद ये दोनों आपस में क्या कर ले, हल्का हल्का बॉन्डिंग शुरू हो जाए बेटा दोनों के बीच में। अगर ये शुरू हो जाएगी इस तरह की बॉन्डिंग, तो ये जो है बेटा, ये क्या है, ये क्या बना मेरा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। एडजॉर्प्शन के बाद में बेटा जैसे ही एडजॉर्ब हो जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम, मैं अगले स्टेप में भी उसको बता सकती हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाता है, एडजॉर्प्शन के बाद में ये जब आपस में कर लेते हैं बेटा, ये हल्की हल्की बॉन्डिंग शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं ए और बी कि अच्छा तू भी है मैं भी हूँ, चल अरे हमें तो प्रोडक्ट बनाता भाई, याद है तेरे को? कहते नहीं नहीं मुझे नहीं याद। कहता हम तो आए किस लिए हैं दुनिया में, प्रोडक्ट बनाने ही तो आए हैं भाई, रिएक्टेंट आया किस लिए दुनिया में, प्रोडक्ट में चेंज होने आया है ना। तो ये कहते हैं हम तो यहाँ प्रोडक्ट बनाने आए भाई। तो कहते हैं चल प्रोडक्ट बनाने से पहली सीढ़ी क्या है, इंटरमीडिएट बनाना, वो बना लेते हैं। बना लिया इसने इंटरमीडिएट, अब क्या होगा अगले स्टेप में, जल्दी बताइए बेटा अब क्या होगा। ये जो इंटरमीडिएट है, ये जो इंटरमीडिएट है बेटा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, दुनिया में किस लिए आए थे बेटा, ये दुनिया में किस लिए आए हैं, हाँ किस लिए आए हैं, प्रोडक्ट में चेंज होने आए हैं। तो रिएक्टेंट किस में अब चला जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अभी ये जो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है बेटा, अभी यहां से क्या होगा, ये देखो ये प्रोडक्ट में चेंज हो चुका, ये बन चुका प्रोडक्ट में चेंज, है ना, प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। लेकिन अब क्या होगा, यहां से इसका ये स्टेप में समझो डीजॉर्प्शन हो गया, डीजॉर्प्शन हो गया। अब धीरे धीरे कैटलिस्ट से क्या हो रहा है बेटा, हटना चाह रहा है। और जो इसका लास्ट स्टेप होगा वो होगा डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट। ठीक है, हाँ भाई इतनी बात क्लियर हो गई क्या? यही है आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इसीलिए मैं आपको तब समझा रही थी, यह तब समझा रही थी मैं कि जो, अरे अभी इससे पहले समझा रही थी ना मैं आपको सिलेक्टिविटी एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इसकी फ्री वैलेंसीज होंगी। और प्रमोटर क्या काम करता है ये समझिए। प्रमोटर क्या काम करता है बेटा, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ना, डिफ्यूजन हो रहा है ये यहाँ से, जो ये डिसऑप्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है ये जो यहाँ लगे हुए हैं प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में भी, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में भी अगर इससे चिपके रहेंगे तो प्रमोटर आएगा और उन्हें भगाएगा कि तो भाई तुम बन तो गए, तुम्हारा काम हो तो गया, अब तुम निकलो, दूसरों को आने दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या काम करेगा प्रमोटर आके, यहाँ अगर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जमा हो रखे होंगे तो उनको क्या कहेगा, भागो तुम्हारा काम हो गया और को आने दो। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रमोटर इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी कैसे बढ़ती है बेटा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ती है नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़कर। फ्री वैलेंसीज जितनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा कमाल की बात है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा जी। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स पर आ जाते हैं और उसमें भी मार्क करो सॉलिड कैटलिस्ट के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स आगे खुद लिख लो। ठीक है, पहला है बेटा, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी तो कब से बता रही हूं भाई, मुझे खांसी भी आ गई बता कर, कब से बता रही हूं।
आ गई ना, देखो। हाँ, तो एक्टिविटी बताओ क्या था, क्या था, क्या था? हाँ, कैटलिस्ट कितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, उतनी ही उसकी ज्यादा क्या है बेटा, एक्टिविटी है। और एक और चीज, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? ओके, तो आप इस पे लिख लेंगे एक्टिविटी में एक्सटेंट। एक्टिविटी इज अ फीचर, ठीक है, which measures the extent, ठीक है, एक मिनट दोबारा लिखो, एक्टिविटी इज एक्सटेंट बाय विच द रेट ऑफ, हाँ, एक्टिविटी देखो बेटा, इसमें लिखो एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस, लिख लो, एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग अनयूटिलाइज्ड फ्री वैलेंसीज ऑन कैटलिस्ट, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्री वैलेंसी जितना ज्यादा बढ़ेंगी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी देखिए बेटा, सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए आपके रिएक्टेंट सेम है, ठीक है, रिएक्टेंट सेम है और आप कैटलिस्ट अलग अलग यूज कर लो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो दैट इज व्हाट सिलेक्टिविटी, ठीक है, कि आपका जो कैटलिस्ट है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे रहा है सेम रिएक्टेंट के साथ में। जैसे कि एग्जांपल देखिए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो H2 के साथ में, अगर मैंने यहां पर ले लिया कॉपर, तो जब मैं कॉपर लेती हूं बेटा तो ये चेंज होता है फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है, और अगर मैं यहां पर ले लूं निकल तो ये चेंज होता है मीथेन में, और मीथेन के बाद किसमें, वाटर में बदलेगा बेटा, मीथेन में और पानी में बदलता है। और यहीं पर ये आपने रिएक्शन पढ़ी भी होगी बेटा, ये हम मीथेनॉल में चेंज हो जाता है CuO ZnO Cr2O3 के प्रेजेंस में। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो आपके पास एग्जांपल्स हैं दे आर सो सिलेक्टिव। आपके पास रिएक्टेंट सेम है, बैलेंस कर लीजिएगा बेटा खुद, ठीक है, रिएक्टेंट सेम है और कैटलिस्ट बदलने से आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। तो ये क्या है, और किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, सिलेक्टिविटी का एग्जाम्पल हुआ। एम आई क्लियर टू यू? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस देखिए होते क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनोसिलिकेट। कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब होता है कि इसके अंदर बेटा एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इसका पूरे का फ्रेमवर्क होगा। यानी कि ये जो पूरा बना हुआ होगा, ये जो जियोलाइट्स बने हुए होते हैं, जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, ये जो बने हुए होते हैं किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के फ्रेमवर्क से बने हुए होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब देखा है? नहीं देखा? देख लेना, गूगल कर लेना, ठीक है। हनीकॉम्ब होता है जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं, मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, बिल्कुल उसी तरह से होता है आपका जियोलाइट, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, ये जो कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं, यानी कि जियोलाइट्स को हम हीट करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेटा वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, जैसे ही आप इनको हीट करोगे तो जो वाटर है बेटा वो निकल जाएगा और उनका जो पोर साइज है, जो पोर है वो खुल जाएंगे। तो ऑन हीटिंग पोर्स आर डेवलप्ड इन देम, ठीक है, हीट करते ही उनके पोर्स क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, वो वाटर जो होता है बेटा निकल जाता है और उनकी जगह क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। अब आते हैं अगले पर, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट depends upon size and shape of reactant and product molecule as well as the pores of the zeolite।
यानी कि जो भी रिएक्शन जियोलाइट पर हो रही है वो उसकी कैविटी पर, उसके पोर्स पर, रिएक्टेंट के साइज पर और प्रोडक्ट के साइज तीनों पर डिपेंड करती है। क्लियर? ओके, अब फटाफट देख लेते हैं कि जियोलाइट्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए, यू आर अवेयर ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, बस मुझे थोड़े से बताने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बताते हैं। देखिए बेटा, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, देखिए जो आपके हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन आपके दो तरह के होते हैं, रिमेंबर। एक तो होती है ब्रांच्ड चेन होती है और एक क्या होती है आपकी स्ट्रेट चेन होती है। तो जो बेटा स्ट्रेट चेन होगी वो तो जियोलाइट पर रिएक्शन दे देगी, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट जो हमारी ब्रांच चेन होगी वो रिएक्शन इस पर नहीं दे पाएगी। क्लियर? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो रिएक्टेंट मेरा होगा उसके शेप और साइज पर भी डिपेंड करती है। तो जो आपकी स्ट्रेट चेन है वो तो उस पर एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन दे देगी, रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ब्रांच से नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा एल्कोहल वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होता है कि एल्कोहल को जब हमें गैसोलीन में चेंज करना होता है, आप गैसोलीन लिख लो या आपका मन आए तो आप पेट्रोल लिख लो, इसमें चेंज करना होता है, तो हम यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है, मतलब जो हमारा जो कैटलिस्ट है, उसको हम लेते हैं बेटा ZSM5। क्लियर? ओके, चलो आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू क्या करते हैं, लास्ट हमारा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। फॉर सॉफ्टनिंग वाटर, पानी को सॉफ्ट करने के लिए भी हम जियोलाइट का यूज करते हैं। याद करिए 11th क्लास हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, आयन एक्सचेंज मेथड्स पे आपको ये जियोलाइट्स मिल जाते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल कर लीजिए, इतना पोर्शन कर लीजिए, आपका इनफ है। सीबीएसई में आपका इस पर एक शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो एंजाइम कैटालिसिस है, जो एंजाइम्स है वो होते क्या है। दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो हमारे सिंपल कैटलिस्ट थे, अब कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर व्हाट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, द कैटलिस्ट which increase the rate of the biochemical reaction। जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे वही क्या होता है, आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। और एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और आई कैन से दीज आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ठीक है, और आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, अब इसके आते हैं बेटा, ये तो हो गए हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। डेफिनेशन में इतना पार्ट आपके लिए बहुत है। क्या एंजाइम्स क्या होते हैं, जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, हमारे एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए, दे आर दे आर हाईली एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट होते हैं बेटा, दे आर वेरी एफिशिएंट। अब समझिए, एफिशिएंट का मतलब है कि एक तो देखिए बेटा, एक तो जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है दे आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, एक एंजाइम अपना ही काम करेगा, जो उसका काम है वो वही करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा काम पड़ रहा है तो चलो उसका काम भी मैं कर देता हूं, नहीं। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, जिसका जो काम है उसको वही करना, वही एंजाइम अपना ही काम करेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपको मैंने रेड मार्क करके इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैंने रेड मार्क करके लिखा है वो आपके पेपर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप स्टार मार्क कर लेंगे और उसको आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है 298 केल्विन टू 310 केल्विन। ऑप्टिमम पीएच जो बॉडी का हमारा जो सबसे बेहतर पीएच है, जिस पर जो एंजाइम्स है वो सबसे बढ़िया काम करते हैं, दैट इज 5 to 7, 5 से 7 का पीएच है, जिसपे आपका एंजाइम सबसे बेहतर तरीके से काम करेगा।
आगे बढ़ते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं उन पर इनहिबिटर और पॉइजन इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा। ओके, अब बेटा ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से क्यों मैंने एग्जाम्पल इतने सारे लिखे हुए हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। वो आपसे ये पूछ लेता है कि इस रिएक्शन में मान लीजिए एक मिनट, जैसे कि यहां मैंने लिखा स्टार्च, तो स्टार्च से हमारा C12H22O11, ठीक है, बनने में ये एंजाइम का आपसे नाम पूछ ले। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो भी हमारा एंजाइम होगा उसके पीछे हमेशा एस लगा होगा। देख लीजिए, इनवर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज, जाइमेज, और ये वाली तो रिएक्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो ग्लूकोज है बेटा, उससे जाइमेज जब आप डालते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल और CO2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने बेसिकली देखा ही है, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए भी हमें क्या, बैक्टीरिया यूज करना पड़ता है। तो वही क्या हो गया, वही तो बेटा एंजाइम भी है, वही बैक्टीरिया क्या है, एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर हमारी एक चीज सिंपल रह जाती है, जो कि क्या है कि आपका मैकेनिज्म क्या है एंजाइम का। एक बार उसको देख लेते हैं, एंड देन दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड। ये टॉपिक बेटा, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CBSE एग्जाम के लिए, और जो मैंने स्टामा कराए हैं प्लीज उनको जरूर याद कर लेना, एग्जाम्पल जरूर कर लेना, ठीक है। मैंने हर चीज इंक्लूड करके शॉर्ट में यहाँ करा दी है, तो दे आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, और बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, एंजाइम कैटालिसिस के बाद में अब आते हैं मैकेनिज्म पर। देखिए होता क्या है बेटा, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको बताया है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा बेटा, तो बिल्कुल लॉक इन की मॉडल समझिए, यानी कि एक ताले की जैसे एक ही चाबी होती है। तो एंजाइम जो है वो सिर्फ अपना स्पेसिफिक काम करेगा। तो देखिए, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से लॉक इन की मॉडल, बिल्कुल ठीक है, लॉक इन की मॉडल समझिए। तो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से क्या करेगा बेटा, बिल्कुल ताले की तरह, जैसे एक ताला होता है, चाबी होता है, फंस जाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देगा, और इससे ही बेटा ये जो है हमारा एंजाइम अलग हो जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? लॉक इन की मॉडल याद रखिएगा एंजाइम कैटालिसिस का। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? यही मैकेनिज्म होता है कि आपका सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे, और फिर ये टडा टर्न हो जाए। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में हमने कैटालिसिस पूरा कर दिया। कैटालिसिस दिस वाज इन वन शॉट, है ना, पूरा कैटालिसिस एक बार में कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी एक बार प्रैक्टिस करनी है, रीड आउट करना है, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत खुश रहिए। सो बाय बाय।